अच्छा भाई, जुड़ो सभी लोग जल्दी जल्दी। और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और जुड़ो जल्दी जल्दी। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रोजगार सारथी में। मैं राजेश कुमार, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप लोग तैयारी अपनी अच्छी कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने टॉपिक की ओर। टॉपिक आज आपका जो होने वाला है वो होने वाला है उत्तर के मैदान, जिसमें शिवालिक आता है। ये ज्योग्राफी का भाग है। किसका भाग है? ज्योग्राफी हम लोग कवर कर रहे हैं। जियोग्राफी क्या कर रहे हैं? जियोग्राफी मीन्स भूगोल। आज हम लोग कर रहे हैं भूगोल को कवर। तो भूगोल में हम लोग जब पढ़ते हैं, जियोग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे उत्तर के मैदान। आज हमारा टॉपिक जो होने वाला है उत्तर के मैदान होने वाला है। और विस्तार से आपको समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा कैसे कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है। तो जरा कॉपी पेन लेके बैठो हाथ में और लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर के मैदान। तो उत्तर के मैदान आप सब जानते हैं कि जैसे आप भारत का मैप बनाते हैं, तो ये भारत का मैप बनता है और कुछ प्रकार से इसी प्रकार से भारत है। और ये उत्तर की ओर पड़ जाता है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये दिशाएं, चार दिशाएं। हाँ जी भैया, चार दिशाओं में से आप उत्तर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उत्तर के मैदान, दक्षिण के मैदान हम लोग पढ़ चुके हैं। बोले हाँ जी भैया, अभी पढ़ेंगे। ये उत्तर के मैदान है। हाँ जी। अब बात करें उत्तर के मैदान में एक एरिया पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं शिवालिक। शिवालिक पर्वत। कौन से पर्वत? शिवालिक पर्वत। जो आप ये पर्वत देख रहे हो वो कौन से पर्वत है? ये है शिवालिक पर्वत। अब शिवालिक पर्वत से आप थोड़ा नीचे आओगे तो जानोगे कि वहाँ पत्थर का एरिया, कैसा पथरीला इलाका है। अब ये पथरीला इलाका हुआ क्यों? कारण क्या है पथरीला इलाका होने का? आप सब जानते हैं कि यहाँ से निकलती है शिवालिक से, क्या निकलती है? नदियाँ निकलती हैं। क्या निकलती है? शिवालिक से निकलती है नदियाँ। अब जब शिवालिक से नदियाँ निकलेंगी तो नदियाँ पहाड़ों को काटती हैं। पहाड़ों को जब काटेंगे तो उससे कटने से क्या निकलते हैं? कंकड़ निकलते हैं। कंकड़ पत्थर। वो कंकड़ पत्थर निकल के किस एरिया में आ जाते हैं? ये आ जाते हैं नीचे वाले एरिया में, शिवालिक से नीचे वाले एरिया में। तो वो इलाका कौन सा हो गया? पथरीला इलाका हो गया। वहाँ कैसा इलाका रहेगा? वो ऐसा इलाका होगा जहाँ जमीन करना असंभव है। जमीन करने लायक वो एरिया नहीं है। सुनो जरा, पथरीला इलाका इसको हम लोग कैसे, अगर बात करें ज्योग्राफी की भाषा में तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं भवार क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं इसको हम लोग? इसको कहते हैं भवार क्षेत्र। किसमें? ज्योग्राफी की भाषा में। बात आए, यहाँ पे क्या होता है? मोटे मोटे पत्थर होते हैं। मोटे मोटे पत्थर। आप जानेंगे मोटे मोटे पत्थर का मतलब यह क्या हुआ? हो सकता है 1000 किलो के पत्थर भी हो और छोटे 100 ग्राम का पत्थर भी हो। तो पत्थरों की संख्या भी यहाँ पे अलग अलग होती रहती है। क्लियर? तो आप जानेंगे क्या? यहाँ पे पत्थरों की संख्या होती रहती है, मोटे छोटे। बात करें ये इलाका है कैसा, अगर बात करें ये वाला, हाँ मैं इसकी बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे फोकस करो इस वाले इलाके की। जो पथरीला इलाका है, ये छोटे छोटे पत्थर है। तो ये पथरीला इलाका जो है वो कैसा है? आप कहेंगे भैया ऊबड़ खाबड़ इलाका है, यहाँ चलने में कठिनाइयाँ होती है, यहाँ खेती करने में मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई समतल एरिया तो है नहीं। अगर समतल होता और पहाड़, अगर जमीन होती तो खेती कर सकते थे। अब पत्थरों में तुम खेती कहाँ से करोगे जहाँ मिट्टी की संख्या कम है, कंकड़ों की संख्या अधिक है? नहीं ना, संभव नहीं है ना। बोले नहीं भैया संभव नहीं है। अच्छा, कृषि नहीं की जा सकती और क्या हो सकता है? यहाँ नदियाँ विलुप्त हो जाती। नदियाँ विलुप्त का मतलब क्या होता है? यहाँ जो नदियाँ वो पहाड़ों के, वो पत्थरों के नीचे से निकलती हैं। विलुप्त का मतलब क्या हुआ? यहाँ विलुप्त मतलब ऐसा नहीं कि समाप्त हो गई, खत्म हो गई, नदियाँ है ही नहीं, ऐसा नहीं है। नदी क्या होती है? नदी इनके नीचे आ जाती है, क्योंकि पानी हल्का है पत्थरों के मुकाबले, तो वो क्या होता है? नीचे आ जाता है। अब वो नीचे हो जाएगा तो क्या होगा कि ये विलुप्त हो जाती हैं। बोलते हैं कि नदी है ही नहीं। आपने सुना होगा कि, देखा जाता है कि बहुत जगह आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे अगर खुदाई हो तो यहाँ पे बहुत बड़ी नदी है, नीचे जमीन के नीचे बहुत बड़ी नदी है। ऐसा सुना होगा आप लोगों ने बहुत जगह। आप लोग दुबई के भी देखा होगा कि दुबई में एक जब जो बुर्ज खलीफा बना है, जब उससे बनने से पहले वहाँ पे रिसर्च हुई, तो रिसर्च में पता चला कि ये जो दो पहाड़ है वहाँ पे पहाड़ थे, जो बुर्ज खलीफा उससे पहले पहाड़ थे वहाँ पे। तो ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ को अगर ढंग से इसका रिसर्च हुआ तो पता चला उन पहाड़ों के नीचे कभी ना कभी नदी थी, और वहाँ पे अभी भी पानी की मात्रा है। तो इसी प्रकार से वो नदी तो है पर वो नीचे है, तो उसे बोलते विलुप्त है, पर वो दिखाई नहीं देती, इसलिए उसको विलुप्त बोल दिया। तो क्या कि यहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। बात बात करें उसके बाद नीचे वाले क्षेत्र में आ जाओ आप। ये जो पाँच क्षेत्र है, यहाँ पे ये नदियाँ क्या होती है? यहाँ पे नदियाँ दिखाई शुरू हो जाती हैं। यहाँ पे नदियाँ दिखना शुरू हो जाती है। समतल एरिया है। कैसा एरिया? समतल एरिया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भूमि की जा सकती है। ये तो पहाड़ है, यहाँ पे नहीं हो सकती भूमि। उसके नीचे पत्थर है, उसमें भूमि नहीं हो सकती, असंभव है। फिर बात आती है भैया ये वाला एरिया, जहाँ थोड़ा समतल एरिया है, इक्वल एरिया है, यहाँ पे भूमि हो सकती है। हाँ जी, यहाँ पे भूमि की संभावना है। संभावना नहीं है, है ही।
ओके, हो ही सकती है भूमि। तो ये वाला वो जो एरिया तराई क्षेत्र, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र जहाँ भूमि संभव हो। इसके बारे में पॉइंट सुन लो जरा। यहाँ पे नदियां जो है ना, वहां छुप गई थी ना नदियां पहाड़ों में, देखो ये देखो, यहाँ से नीचे से निकली ना नदियां, यहाँ पे छुप जाती है, यहाँ पे छुप जाती है। फिर जब यहाँ से बाहर निकलती है तो निकल के बाहर आ जाती है। तो ये नदियां क्या होती है, यहाँ से निकल के बाहर आ जाती हैं। तो ये फिर यहाँ से नदियां कोई यहाँ से पुनः बाहर आती हैं। सुनो प्रोसेस सुनो एक बार। जैसे नदी हुई, शिवालिक से निकली, थोड़ी देर चली, फिर उसके बाद क्या पहाड़ों में आ गई, पर्वतों में आ गई, पत्थरों में आ गई, पत्थरों में वो छुप जाती है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होती है, वो नदी निकलती है बाहर। फिर वो आती है किस वाले क्षेत्र में, ये आती है समतल क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में, जिसको हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। क्लियर? बोलेंगे ऑल क्लियर, नो डाउट। अगर डाउट है तो बताओ भाई, किसी को कोई डाउट है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। फिर बात करें, ये समतल नम्र भूमि है, मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे समतल नम्र भूमि है, यहाँ पे फसल की जा सकती है। अब बात आती है भाई कौन सी फसल ज्यादा होती है, संख्या बात करें तो कौन सी फसल यहाँ पे सही मायने में अच्छे प्रकार से होती है। तो आप बोलेंगे जो फसल होती है वो गन्ना एवं धान की कृषि। कौन सी? धान मीन्स चावल। तो ये तो जो कृषि है वो यहाँ पे अच्छे प्रकार से की जा सकती है, उनकी मात्रा भी अधिक होती है। ये उत्तर की बात कर रहा हूँ मैं, उत्तर के एरिया, जो भारत का मैप ये देख रहे हो ना आप लोग, ये, हाँ, तो यहीं पे उत्तर में बात कर रहा हूँ मैं। क्लियर? बोलेंगे हाँ जी भैया। अब थोड़ा इधर आ जाओ, ईस्ट एरिया में आ जाओ। देखो जरा, ये जो नदी निकली है इसके आसपास से क्या होता है, एरिया पड़ता है। अब जो नदी है यहाँ पे तेज में निकल के आती है, उफान में रहती है नदी, तो क्या होता है, ये नदी जो बाढ़ का कारण भी बनती है, क्योंकि समतल एरिया में आ चुकी है। पहले पहाड़ों में थी, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा था नदी का इतना। पर जब नदी बाहर आई, बाहर निकली, तो यहाँ से क्या हुआ, बाहर निकलने के कारण उससे बाढ़ आ जाती है। संख्या अधिक हुई, पानी की मात्रा अधिक हुई, पानी की मात्रा अधिक हुई, जितनी नदी थी। अब मान लो नदी की चौड़ाई इतनी है, अब पानी एकदम से आया तो चौड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब पानी जाएगा कहाँ, आसपास के इलाकों में फैलेगा। फिर कारण क्या होता है, कारण होता है बाढ़ का आने का। ये उच्च भूमि क्षेत्र है, यहाँ पे भूमि जो है ऊंची नीची एरिया है। ओके, बिना बाढ़ वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। अब बिना बाढ़ वाली पुरानी जलोढ़ मिट्टी मतलब यहाँ पे जो होता है कभी कभार बाढ़ आती है। हाँ जी, अगर मान लो 1 साल बाद बाढ़ आई और फिर 1 साल बाद बाढ़ नहीं आई, तो जो यहाँ पे मिट्टी होगी वो पुरानी हो जाती है। कैसे हो जाती है? पुरानी मिट्टी हो जाती है। क्योंकि अगर बाढ़ बार बार आती है तो क्या होता है, बाढ़ बाढ़ क्या होती है, अपने साथ मिट्टी लेके आती है, मिट्टी कंकड़ ये सब लेके आती है। अगर जिस एरिया में बाढ़ आएगी ही नहीं, अगर मान लो एक एरिया में बाढ़ आई 1 साल बाद, या 5 साल पहले बाढ़ आई थी, अभी तक बाढ़ ही नहीं आई, तो वहाँ की मिट्टी कैसी होगी? तो वहाँ की जो मिट्टी होगी वो पुरानी मिट्टी होगी। क्या कहेंगे? पुरानी मिट्टी, पुरानी जरोड़ मिट्टी। क्लियर? तो यहाँ पे हम जरोड़, ये एरिया कौन सा पड़ता है, ये जरोड़ वाला एरिया है। ओके, नदियों के बाढ़ वाले क्षेत्र, ये क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पे बाढ़ की मात्रा अधिक होती है, बाढ़ यहाँ पे सबसे अधिक आती है, और ये सबसे उपजाऊ क्षेत्र भी है। अब आप बोलोगे भैया उपजाऊ क्षेत्र क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया, जहाँ बाढ़ की संख्या अधिक होगी वहां मिट्टी नहीं बनती, और नई मिट्टी अपने साथ प्राकृतिक चीजें लेके आती है, और प्राकृतिक उपजाऊपन उसके अंदर आ जाता है। तो ये सर्वाधिक उपजाऊ एरिया है, यहाँ पे कृषि अधिक मात्रा में, अधिक अच्छी कृषि होती है यहाँ पे। क्लियर? बोले हाँ जी भैया क्लियर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी यहीं से पाई जाती है। ओके दोस्त, इस एरिया को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को हम लोग खदार क्षेत्र कहते हैं। कौन सा खदार क्षेत्र? 3 क्षेत्र हमने पढ़े। कौन से क्षेत्र पढ़े? 3 एरिया पढ़े, जो हमें लोगों को पॉलिटिकल के अंदर, सॉरी ज्योग्राफी के अंदर ये 3 क्षेत्र इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला जो क्षेत्र होता है पढ़ते, उसको पढ़ते हैं हम लोग, कौन सा? भवार क्षेत्र। जहाँ कैसा इलाका है? पथरीला इलाका है। जहाँ इलाका कैसा? उबड़ खाबड़ है, वो क्षेत्र कहलाता है भवार क्षेत्र। अब इसके नीचे आओगे तो तराइन क्षेत्र है। ये क्षेत्र कैसा? यहाँ पे जो नदियां वापिस आ जाती हैं और यहाँ पे कृषि की जा सकती है। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण कृषि है वो कौन सी है? आप बोलेंगे गन्ना एवं बताओ। हाँ, तो चावल, चावल जो कि किसको कहा जाता है, चावल किससे होता है? आप बोलेंगे धान से होता है। हाँ जी, तो वो यहीं से की जाती है, गन्ने एवं धान की खेती यहीं पे की जाती है। बात करें उसके बाद, आप जानते हैं खदार क्षेत्र। खदार क्षेत्र में नदियां, बाढ़ यहाँ पे सबसे अधिक आती है इस वाले क्षेत्र में, खदार क्षेत्र में, और यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी भी पाई जाती है, उपजाऊ खेती भी अच्छी प्रकार से होती है। ये था आज का यहाँ पे टॉपिक। कौन सा? उत्तर के मैदान, जो कि शिवालिक वाले एरिया पड़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट दे लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट दे लो भाई इसका सभी लोग। फिर मैं इसके बाद दूसरा दूसरा टॉपिक समझाऊंगा। टॉपिक नंबर 2, भारतीय मरुस्थल। आप सब जानते हैं भारतीय मरुस्थल क्या है? भारतीय मरुस्थल जानते हो ना सब? हाँ जी, वही मरुस्थल
जैसे कि रेगिस्तान एरिया, सबसे अधिक उसकी संख्या कहाँ है? आप बोलेंगे गुजरात और राजस्थान वाले एरिया, मरुस्थल का एरिया। ओके, तो अब मैं लिखना शुरू करूँ, इसके बताना शुरू करूँ? चलो आ जाओ, एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं लिया तो भाई ले लेना। चलो आ जाओ, जरा देखो इधर, सामने देखो, सामने देखो जरा। सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, एक टॉपिक लिखो, ये शिवालिक टॉपिक मिटाओ। इसमें मैं 2-3 टॉपिक कराने वाला हूँ आप लोगों को। लिखो पॉइंट 3, टॉपिक होगा आपके भारत के मरुस्थल। भारत के मरुस्थल है भारतीय मरुस्थल? आप बोलेंगे भारतीय मरुस्थल बोल दो भैया, मरुस्थल क्या होगा? भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल की बात करें, इंडियन डिजर्ट क्या बोलते हैं? इंडियन डिजर्ट। इंग्लिश में लिख लो, इंडियन डिजर्ट। डिजर्ट, ये जो एरिया वो मरुस्थलीय एरिया, मरुस्थलीय एरिया मतलब रेगिस्तान एरिया, जहाँ रेत की संख्या अधिक पाई जाती है, रेत ज्यादा मात्रा में। पहले तो आप एक काम करो, भारत का मैप बनाओ ऐसे ऐसे, ये थोड़ा, एक मिनट जरा, कुछ नहीं करना आपको, ऐसे करना है। ये बन गया भारत का मैप। अब आप लोग आएंगे इस वाले एरिया के अंदर, कहाँ? इस वाले एरिया के अंदर ये पड़ता है, आप सब जानते हैं, ये पड़ता है राजस्थान और गुजरात वाला एरिया। राजस्थान और गुजरात वाला एरिया आप ऐसे देखेंगे तो ये कुछ पाकिस्तान के एरिया में भी जाता है। कहाँ? पाकिस्तान के हिस्से में भी जाता है। पूर्वी पाकिस्तान था ना, हाँ जी, पूर्वी पाकिस्तान वाले हिस्से में जाता है। अब पूर्वी तो रहा नहीं, अब सिर्फ पाकिस्तान रहा है। ये पहले 2 पाकिस्तान थे, पूर्वी और पश्चिमी। 1971 के बाद वो समाप्त हो चुका है। बात करें भैया ये वाला जो क्षेत्र है ये कैसा है? ये जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान और भारत का क्षेत्र है। ये वाला जो पड़ता है वो पाक क्षेत्र पड़ता है, और ये जो पड़ता है भारत का क्षेत्र पड़ता है। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं मरुस्थल एरिया। कैसा? मरुस्थल। मरुस्थल, अच्छा जी। ये यहाँ पे बात करें भैया सबसे अधिक, जो एक रेगिस्तान का नाम है थार रेगिस्तान, थार डेजर्ट, थार मरुस्थल। ये जो थार मरुस्थल है वो किस एरिया में पड़ता है? मैंने तीनों नाम बता दिया आपको, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना है। आप लिखोगे थार मरुस्थल। ये जो है पाक एवं भारत के अंदर पड़ता है। थार मरुस्थल 2 एरिया में पड़ता है, एक तो पाकिस्तान में और एक भारत के अंदर। क्लियर? बोले भैया नो डाउट, और इट्स ऑल क्लियर। ओके, अब बात करें भैया ये कैसा इलाका है? तो थार मरुस्थल जो है गर्म स्थल है। कैसा स्थल है? गर्म स्थल है। यहाँ पे गर्मी की संख्या है, जो गर्मी है वो अधिक मात्रा में होती है। थार्मल स्तर कैसा है? गर्म वाला एरिया, गर्मी यहाँ पे अधिक होती है, क्योंकि आप जानते हो सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ती है। और एक रेगिस्त वो क्या बोलते हैं, रेत होता है। रेत कैसा होता है? गर्म होता है ना। जितना सुबह में गर्म होता है उतना ही रात में ठंडा भी होता है। इस चीज पे ज्यादा फोकस करना, क्योंकि भैया रेगिस्तान जो ऐसा एक एरिया होता है जहाँ रेत जो होती है वो जितना सुबह में ठंडी गर्म होगी उतनी रात में ठंडी होती है। क्लियर? बोले ओके। ये जो मरुस्थल स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो आप बोले भैया ये जो है ये अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। कहाँ? अरावली, कौन से पर्वत? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के क्या पश्चिम में स्थित है? कैसे पश्चिम में स्थित है? अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। क्लियर आता है? ओके। बात करें यहाँ पे क्या होता है मुख्यतः, मुख्यतः बात करो, इंपॉर्टेंट चीजें। मुख्यतः जो है ये 2 इलाकों में होता है। कहाँ होता है? एक तो गुजरात में और राजस्थान में। गुजरात प्लस राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान, राजा का स्थान राजस्थान। ओके, क्लियर? बोले भैया नो डाउट, इट्स ऑल क्लियर। अगर हम लोग बात करें भैया एशिया, एशिया, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, अब प्रश्न आपसे ये बनता है भैया बताओ कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है?
बताओ जरा। तो आप कहोगे भैया एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है अरब मरुस्थल। कौन सा? अरब मरुस्थल। मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्त, मैं बात कर रहा हूँ एशिया की। भारत भी एशिया का हिस्सा है, ओके। सबसे बड़ा मरुस्थल, ये एशिया के अंदर सबसे बड़ा मरुस्थल। अगर बात करूँ एशिया के अंदर और मैं पूछूं आपसे कि भैया विश्व के अंदर सबसे बड़े मरुस्थल, तो आप बोले भैया विश्व के अंदर जो सबसे बड़े मरुस्थल है वो दो है। पहले तो ये अरब सागर लिख लो। अरब सागर जो है अरब कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है एशिया का। अरब मरुस्थल, सॉरी अरब सागर नहीं, अरब मरुस्थल, अरब मरुस्थल। अब मैं आपसे बात करूँ विश्व का, विश्व का अगर बात करूंगा दोस्त विश्व के मरुस्थल, तो विश्व के मरुस्थल में आप आ जाओगे, इधर आ जाओ जरा, इधर देख लो। तो यहाँ पे दो मरुस्थल पड़ते हैं, सहारा, सुना है ना नाम सबने? सहारा मरुस्थल, और एक मरुस्थल का नाम बताना जरा। आप बोलेंगे आर्कटिक। आर्कटिक यहाँ पे कैसा है? ये ठंडा है। कैसा है? ठंडा मरुस्थल है। आप ये नहीं बोले भैया मरुस्थल क्या यहाँ पे बर्फ, वो क्या बोलते हैं, यहाँ पे सिर्फ रेत होता है, बोले नहीं भैया, यहाँ पे बर्फ भी मरुस्थल का ही हिस्सा होती है, ओके। तो बर्फ जो ठंडी हुई है होता है, आर्कटिक कैसा है? ठंडा एरिया है, ओके। तो नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है, ओके। तो ये कौन सा है? दूसरा आकर आर्कटिक। आर्कटिक, आर्कटिक मरुस्थल। कैसा मरुस्थल है ये? आर्कटिक मरुस्थल है, क्लियर? बोलेंगे भैया हाँ। ये फर्स्ट नंबर पे आता है सबसे बड़े एरिया में, ये थर्ड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे जो अपना थार मरुस्थल है, सेकंड पे थार, ओके। सॉरी यार, अरब। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सबसे बड़े की बात करूं विश्व में, तो विश्व में ये दो है, आर्कटिक और सहारा मरुस्थल। क्लियर? एक बार स्क्रीन शॉट लो सभी, इसको शॉट लो भाई सभी। ले लिया स्क्रीन शॉट सबने? अच्छा जी। अभी एक टॉपिक और कर लो, फिर उसके बाद हम लोग प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार और कर लो, एक टॉपिक बचा हुआ है, फिर उसके बाद इसको हम लोग समाप्त करते हैं। कौन सा? आप लिखेंगे भैया फोर्थ पॉइंट, प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय। ये दो बीटों के अंदर आपको जाने वाला है पठार। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसमें पहले आप भारत का मैप बनाओ, बना लो आप लोग सब लोग, एक मिनट जरा। भारत का मैप बना के रखो सभी बच्चे। बना लिया भारत का मैप? चलो आ जाओ इधर सामने देखो। अगर बात करें हम लोग ऐसे भारत का मैप बनाने, एक जरा सा अच्छा सा, आप भारत का मैप बनाओगे, फिर उसके बाद ऐसे आओगे। आप जानते हो कि ये वाला जो एरिया है, अच्छा जी, ये बन गया भारत का मैप। अब आप सब बात करेंगे भैया, अगर हम लोग बात करें प्रायद्वीपीय पठार, तो ये जो पड़ता है ना पत्थर पथरीला एरिया, तो ये पड़ता है प्रायद्वीपीय पठार, ये वाला जो एरिया है, ये त्रिकोण तरफ एरिया है। आप क्या कहते हैं इसको? प्रायद्वीपीय पठार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एरिया जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है। तीनों ओर से पानी का घिरा मतलब तीनों तरफ से, तीनों तरफ से पानी से लॉक हो। अब यहाँ से देखना, ये भी यहाँ से भी लॉक है, यहाँ से भी लॉक है, नीचे से भी लॉक है, पानी से लॉक है। इसको पढ़ते हैं, यहाँ पे पड़ता है बे ऑफ बंगाल। क्या पड़ता है? बे ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल, बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे पड़ता है, आप कहेंगे भैया यहाँ पे पड़ता है अरब सागर। कौन सा सागर? अरब सागर। अच्छा जी। नीचे से सब जानते हैं, यहाँ से हल्की सी लटकी हुई श्रीलंका है ये। जी। तो ये कौन सा एरिया? तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है? ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। एक एक चीज लिखना जरा, आप करोगे ऐसे, क्या करोगे? आप ऐसे बनाना हल्का सा। अच्छा, ये कैसा एरिया? समतल एरिया है, इसको हम लोग कहते हैं समतल एरिया। ये कैसा? पथरीला एरिया, पठार है यहाँ पे। ऊंचा नीचे होता है ना, तो पठार आ जाता, पहाड़ बन गया, ये पठार हो गया। यहाँ पे जो है 300 मीटर होती है, क्या उसकी ऊंचाई होती है? 300 मीटर। यहाँ से सब शुरू होता है तो इसकी ऊंचाई होती है 300 मीटर। क्या होती है? एक आदमी चढ़ना शुरू करे तो 300 मीटर तक जा सकता है समतल एरिया, फिर उसके बाद समतल एरिया शुरू हो जाता है। क्लियर? बोले भैया ये समतल एरिया यहाँ से है। आ जाओ।
बात करूं, मैं लिखूं यहाँ पे एक जार प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पहले से जान लो इसको कहा क्या जाता है। ये जो है जमीन, जमीन जो है ना, जमीन से लॉक होता है। जमीन का वह भाग है जो तीनों ओर से, जमीन का वह भाग जो जो तीनों ओर से, तीनों ओर से किससे, जल से घिरा हुआ है। कैसे, जल से घिरा है, तीनों ओर से पानी से लॉक है ये। तो ये एरिया कैसा, जल से घिरा हुआ एरिया हो गया। ओके, घिरा है। ओके, अगर बात करें भैया ये है क्या, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है वो गोंडवाना लैंड, जब मैंने आपको समझाया था कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ, उससे पहले मैंने आपको बताया ये पृथ्वी का जो भारत हुआ वो कैसे निर्माण हुआ, 7 महाद्वीप बने, कैसे बने, समझाया था ना मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में। जिसको नहीं पता देख लेना एक बार, मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगा उसका लिंक। क्या बोलेंगे, ये गोंडवाना, कौन सा, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। कैसा हिस्सा है, वाना लैंड का, क्या है, लैंड का भाग है या हिस्सा है। ओके, अच्छा जी। क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, भारत की सबसे प्राचीन भू आकृति, जो सबकी बात करते हैं ना, भारत की सबसे प्राचीन भू आकृति तो यही थी, सबसे पुरानी भूमि की आकृति। भारत की सबसे प्राचीन, कैसी, प्राचीन, प्राचीन भू आकृति। कैसी आकृति, प्राचीन आकृति। कैसी, भूमि की प्राचीन आकृति। आकार बात करें भैया, आकार कैसा है इसका, तो आकार जो है प्रायद्वीपीय पठार का वो त्रिकोण होता है। कहीं भी देखोगे आप इसका आकार त्रिकोण ही होना चाहिए, तो हम लोग कह देंगे इसको, क्या कह देंगे, तो हम लोग कहेंगे इसको प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि तीनों ओर से पानी से लॉक होना चाहिए। आकार त्रिभुजाकार, कैसा, त्रिभुजाकार होना चाहिए इसका। आकार होना चाहिए भैया त्रिभुजाकार। तो हम इसको लोग को क्या कह देंगे, ये तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ एरिया है। क्लियर, तो आज यहीं तक करेंगे हम लोग, बाकी इसका बचा हुआ भाग हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे कवर। ओके, तो प्रायद्वीप पठार हम लोगों का हो गया, उत्तर के मैदान शिवालिक हो चुका है। ओके, 3-4 चीज़ हम लोग कर चुके हैं। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो भैया एक बार बता दो, भैया डाउट है तो सॉल्व करूंगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दो और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।